मंजूषा वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में हम राजस्थान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी सीरीज के दूसरे भाग में हम किसी विशेष परियोजना के बारे में आपको बताते हैं और तीसरा भाग हमने विशेष चर्चा के लिए रखा हुआ है, जिसमें हम हाल ही में चर्चा में रहे किसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं और अंत में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। वह सवाल क्या होगा, उसका अंदाजा आप स्क्रीन पर दिखाए हुए चित्र को देखकर लगा सकते हैं। दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज परवेश तनूरिया। तो चलिए शुरू करते हैं 1 मई 2020 का करंट अफेयर्स। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत 5 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधाएं दी जाएंगी। किस राज्य सरकार द्वारा उम्बारे आंगनबाड़ी नामक एक नई पहल शुरू की है? तो यह पहल शुरू की गुजरात सरकार के द्वारा। उम्बारे का अर्थ होता है डोर स्टेप। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोषण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। गुजरात में एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। गुजरात के द्वारा हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया था, सुजलम सफलम जल संचयन अभियान। गुजरात सोलर रूफटॉप प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है। हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर शुरू किया है? तो यह शुरू किया है G20 ने। G20 के सभी प्रकार की वर्चुअल समिट सऊदी अरबिया में हुई थी। G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। सार्क के सभी देश G20 देशों के भी सदस्य हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के अंतर्गत त्रिकुट चूर्ण, जो कि 50 ग्राम की क्वांटिटी में उपलब्ध होगा, कोविड-19 से इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। इसके द्वारा लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जीवन शक्ति योजना भी शुरू की गई थी। इस योजना में महिलाओं को मास्क बनाने के लिए दिए गए थे। सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की ही एक योजना है। तो आप यहाँ मध्य प्रदेश का स्थान दे सकते हैं कि भारत में यह कहां पर स्थित है। माइकल रॉबिन्सन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? माइकल रॉबिन्सन एक फुटबॉल खिलाड़ी थे जो कि इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है जे अरुण कुमार को। जे अरुण कुमार इससे पहले कर्नाटक के कैप्टन थे और यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इससे पहले कोच थे जेम्स पैमेट। मूडी ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान लगाया 0.2%। फिच के द्वारा 0.8% तथा केयर के द्वारा 1.1% जीडीपी वृद्धि का अनुमान भारत के लिए लगाया गया है। मूडी ने चाइना के लिए 1% आर्थिक वृद्धि दर का अंदाजा लगाया है। किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में नेबरहुड क्लासेस शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। इसमें प्रत्येक शिक्षक अपने आसपास के 5 विद्यार्थियों को पढ़ाएगा ताकि लॉकडाउन के दौरान उनको होने वाले नुकसान से बचा जा सके। त्रिपुरा 1963 में यूनियन टेरिटरी बना था और 1972 में इसे एक कंप्लीट राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं त्रिपुरा को। त्रिपुरा आसाम, मिजोरम तथा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा राइट इशू जारी किए जाएंगे, उसके द्वारा कितना फंड जुटाया जाएगा? तो यह फंड जुटाया जाएगा 53,000 करोड़ का। तो अब जान लेते हैं राइट इशू के बारे में। राइट इशू वे शेयर होते हैं जो कि केवल उन्हीं को दिए जाते हैं जो कि पहले से ही शेयर धारक होते हैं। तो रिलायंस के द्वारा भी जिनके पास 15 शेयर हैं, उनको ऊपर हर 15 शेयर के ऊपर 1 शेयर दिया जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 राहत कोष में धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट शुरू किया है? तो यह शुरू करेगी कर्नाटक की सरकार। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो चेस खेलता है वह 50 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। जितना भी फंड इकट्ठा होगा उस फंड का उपयोग कोविड-19 से लड़ने में किया जाएगा। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किस राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए $345 मिलियन का ऋण दिया जाएगा?
तो यह ऋण दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार को। इससे महाराष्ट्र सरकार अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर सकेगा। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है उद्धव ठाकरे की और विधानसभा की कुल सीटें हैं 288। तो चलिए अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्थित है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। साइंटिस्टों ने आर्कटिक के ऊपर कितने लाख किलोमीटर की परिधि का ओजोन छिद्र बंद होने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की उन्होंने 10 लाख किलोमीटर की। तो इस छिद्र के बंद होने में वैश्विक लॉकडाउन का कोई संबंध नहीं है। हाल ही में किस राज्य ने बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है केरल सरकार के द्वारा। कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से कृषि तथा आर्थिक नुकसान होने की भरपाई करने के लिए केरल सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इसमें बंजर पड़ी हुई भूमि को वापस रेजुविनेट किया जाएगा और वहां पर फसलें उगाई जाएगी ताकि फल तथा सब्जियों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है और साइलेंट वैली भी स्थित है। केरल का एक प्रसिद्ध मंदिर है सबरीमाला मंदिर। यूनाइटेड नेशंस में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया टीएस तिरुमूर्ति को। टीएस तिरुमूर्ति 1985 के आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी हैं। चलिए आज की स्कीम में हम बात करते हैं एमएसपी फॉर एमएफपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो यह योजना लघु वनोपज उत्पाद को इकट्ठा करने वाले आदिवासी समुदायों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो भी उत्पाद आदिवासियों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है उस उत्पाद का प्रसंस्करण, स्टोरेज तथा परिवहन सुविधा को प्रदान किया जाएगा और यह शुरू की गई थी योजना 2014 में। इस योजना से आदिवासी समुदायों की आर्थिक वृद्धि होगी तथा उनका सामाजिक स्तर में भी सुधार हो सकेगा। पैसा एक्ट 1996 तथा फॉरेन राइट एक्ट 2006 आदिवासियों को वन उपज इकट्ठा करने का अधिकार देता है। तो चलिए थोड़ा सा आदिवासियों के बारे में और डेटा हम इकट्ठा कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% थी। आदिवासियों की कुल जितनी भी आय होती है उसका 40 से 60% उनको वन उत्पाद को बेचने से प्राप्त होता है और इससे सर्वाधिक लाभ होता है महिलाओं को। तो चलिए आज की विशेष चर्चा में हम बात करते हैं सेंट्रल वेस्टा डेवलपमेंट के बारे में। सेंट्रल वेस्टा डेवलपमेंट के बारे में हम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सेंट्रल वेस्टा कहां पर स्थित है। बेसिकली जो राजपथ है दिल्ली का उसे ही सेंट्रल वेस्टा कहा जाता है। यह वह जगह है जहां पर राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, केंद्रीय सचिवालय आदि सरकारी बिल्डिंग स्थित है। सेंट्रल वेस्टा डेवलपमेंट के अंतर्गत नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को 2022 तक तथा केंद्रीय सचिवालय बिल्डिंग को 2024 तक बनाया जाएगा। तो यहां पर आप एक लेआउट देख सकते हैं सेंट्रल वेस्टा डेवलपमेंट का। जो पार्लियामेंट बनाई जाएगी उसकी आकृति ट्रायंगुलर होगी। इसमें 900 से 1200 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बैठने की क्षमता भी होगी। केंद्रीय सचिवालय की इसमें 8 बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें प्रत्येक बिल्डिंग में 8 फ्लोर होंगे तथा 25,000 से लेकर 30,000 सीएसएस के कर्मचारी कार्य कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री भवन को भी साउथ ब्लॉक के पीछे रायसीना हिल्स पर बनाया जाएगा और उसी के पास प्रधानमंत्री कार्यालय भी स्थित होगा। नॉर्थ ब्लॉक तथा साउथ ब्लॉक को म्यूजियम बनाया जाएगा। इसमें नॉर्थ ब्लॉक का नाम तो रखा जाएगा मेकिंग ऑफ इंडिया तथा साउथ ब्लॉक का नाम रखा जाएगा इंडिया एट 75। यहां पर यह भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई इंडिया गेट से अधिक ना हो।
तो आज के सवाल में हम बात करते हैं भीलों के नृत्य पर। तो आपको टिप्पणी लिखनी है भीलों के नृत्य पर। आरएएस की मुख्य परीक्षा में 20 शब्दों में, 50 शब्दों में तथा 100 शब्दों में टिप्पणी लिखने को आती है। तो आप उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करेंगे, तभी आरएएस में अच्छे से लिख पाएंगे। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल नए करंट अफेयर्स के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।